हत्यारे प्रेमी बने गुनाहगार, प्यार ने की हद पार। देहरादून उत्तराखंड की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपर सत्र न्यायालय चतुर्थ देहरादून के में उस दिन काफी गहमागहमी का माहौल था। अनेक अधिवक्ता न्यायालय में तेजी से आ रहे थे तथा वे पेशकार से अपने अपने मुकदमों की तारीखों की बाबत जानकारी लेकर वापस लौट रहे थे। वह दिन कुछ इसलिए भी खास था कि उस दिन देहरादून में हुई एक शिक्षक किशोर चौहान की हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय में फैसला सुनाया जाना था। 3 साल पहले हुई शिक्षक की हत्या के आरोप में पुलिस ने शिक्षक की पत्नी शिक्षिका स्नेहलता व उसके प्रेमी सिपाही अमित पार्ले पर आरोप लगाते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस हत्याकांड की विवेचना एक थानेदार सहित 2 पुलिस इंस्पेक्टर कर चुके थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस हत्याकांड की विवेचना में मॉनिटरिंग की थी। पुलिस के आला अधिकारी यह चाहते थे कि शिक्षक किशोर चौहान की हत्या की विवेचना निष्पक्ष हो। हत्या के इस मामले में किसी निर्दोष को सजा न मिले। इस हत्याकांड की जांच एक इंस्पेक्टर चंद्रभान अधिकारी ने भी की थी। श्री अधिकारी पूर्व में CBI देहरादून में कुछ वर्ष कार्य कर चुके थे। तभी कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जयकृष्ण जोशी भी आ गए थे। जोशी ने आकर पहले कोर्ट की कार्रवाई की तैयारी की बाबत पेशकार से बात की। इसके बाद अदालत में किशोर चौहान की हत्या के मामले के आरोपियों स्नेहलता व सिपाही अमित पार्ले को भी जेल से लाया गया था। कटघरे में उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। कुछ समय बाद अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्तागण यशपाल सिंह पुंडीर व विवेक गुप्ता भी पहुंच गए थे। इसके बाद इन दोनों अधिवक्ताओं ने वहां मौजूद आरोपियों स्नेहलता व अमित पार्ले से उनके कानों में कुछ बातें की तथा उन्हें कुछ आश्वासन भी दिया। इसके बाद कोर्ट में थाना रायपुर की पुलिस तथा कुछ पत्रकार भी पहुंच गए थे। वे सभी कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने का इंतजार करने लगे। उस समय 10 बज रहे थे। तभी न्यायालय में अपर सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणि राय आ गए थे। उनके आने पर वहां मौजूद अधिवक्ताओं व पुलिस वालों ने उन्हें अभिवादन किया था। इसके बाद वहां पर मजिस्ट्रेट ने कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। तभी कोर्ट में तैनात दोनों कोर्ट मुहर्रिर सावधान होकर खड़े हो गए थे। इस दौरान पेशकार का संकेत पाकर अर्दली ने कोर्ट के गेट पर आवाज लगाई कि राज्य बनाम स्नेहलता व अमित हाजिर हो। किशोर चौहान की हत्या के मुकदमे में वादी किशोर चौहान के भाई आनंद चौहान तथा प्रतिवादियों स्नेहलता व अमित पार्ले के बयान पूर्व में ही दर्ज हो चुके थे तथा इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्तागण पूर्व में बहस भी कर चुके थे। CRPC की धारा 313 के तहत आरोपियों स्नेहलता व उसके प्रेमी सिपाही अमित पार्ले ने अपने बयानों में कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे की जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ 36 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। देहरादून के थाना रायपुर में किशोर चौहान हत्याकांड का मुकदमा 17 जून 2018 को IPC की धाराओं 302, 201 व 120 के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले के वादी किशोर चौहान के भाई आनंद चौहान ने रायपुर पुलिस को सूचना दी थी कि गत 15 जून 2018 की रात 8 बजे मेरा भाई किशोर चौहान अपनी पत्नी स्नेहलता के साथ अपनी वैगनार कार द्वारा घूमने के लिए घर से निकला था। उस वक्त कार स्नेहलता चला रही थी। आराघर चौकी से 20 मीटर आगे किशोर चौहान ने कार को रुकवाया था और स्नेहलता को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेजा था। जब स्नेहलता कोल्ड ड्रिंक लेकर पैदल आई थी तो तब तक किशोर चौहान वहां से जा चुका था। इसके बाद स्नेहलता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को फोन करके दी थी व किशोर को आसपास तलाश किया था। रात 9:10 पर स्नेहलता का फोन किशोर ने रिसीव किया और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद स्नेहलता ने यह सूचना अपनी जेठानी को देनी चाहिए तो जेठानी का मोबाइल बंद मिला।
इसके बाद 16 जून 2018 की सुबह को थाना रायपुर पुलिस ने किशोर के भाई आनंद को सूचना दी कि तुम्हारे भाई किशोर चौहान रिंग रोड किसान भवन के पास अपनी कार में मृत मिले हैं। इस सूचना पर किशोर के घर वाले मौके पर पहुंचे थे। रायपुर पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करके शव पोस्टमार्टम के लिए दून अस्पताल भेज दिया था और आनंद चौहान की ओर से किशोर की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस प्रकरण की जांच थानेदार मनोज रावत को सौंप दी गई थी। किशोर की मौत का मामला बेहद पेचीदा था। श्री रावत ने कोतवाल हेमेंद्र नेगी के निर्देश पर मृतक किशोर व उसकी पत्नी स्नेहलता के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। अगले दिन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स उन्हें मिल गई। शिक्षक किशोर चौहान की मौत के मामले को किशोर के भाई आनंद सहित उनके परिजन साजिश के तहत हत्या बता रहे थे तथा इस हत्या का आरोप वे स्नेहलता व उसके प्रेमी सिपाही अमित पार्ले पर लगा रहे थे। पुलिस भी इस मामले में सबूत एकत्र कर रही थी। सबूत एकत्र करने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में स्नेहलता व अमित पार्ले के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजी थी। पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद स्नेहलता को शिक्षा विभाग ने भी निलंबित कर दिया था। तभी अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जयकृष्ण जोशी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय से किशोर चौहान की हत्या के मामले में आरोपियों स्नेहलता व सिपाही अमित पार्ले को कठोर दंड देने का अनुरोध किया। जोशी ने कहा कि दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुका है तथा उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसलिए वे दोनों कठोर दंड पाने के अधिकारी हैं। इसके बाद जैसे ही मजिस्ट्रेट महोदय ने किशोर हत्याकांड में फैसला सुनाना शुरू किया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए सबूतों व गवाहों की गवाही से यह सिद्ध होता है कि शिक्षक किशोर चौहान की साजिश के तहत हत्या स्नेहलता व सिपाही अमित पार्ले द्वारा ही की गई थी। दोनों के द्वारा यह गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है। दोनों ही आरोपी पढ़े लिखे हैं। वे अपराध की गंभीरता व परिणाम से पूर्णतया वाकिफ हैं। दोष सिद्ध अभियुक्तगण स्नेहलता चौहान व अमित पार्ले प्रत्येक को धारा 302, 120 बी भादंसन 1860 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण 4 से 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। दोष सिद्ध अभियुक्तगण स्नेहलता चौहान व अमित पार्ले को धारा 201 भादंसन 1860 के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण 3 से 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्तगण के द्वारा जांच के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगणों का वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार देहरादून भेजा जाए। अदालत के इस फैसले की एक प्रति अभियुक्तगणों को अविलंब निःशुल्क दी जाए। यदि अपील होती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो। अदालत के इस फैसले को सुनकर स्नेहलता व अमित पार्ले की आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ ऐसा भी था कि वे दोनों अभी तक विचाराधीन कैदी थे, मगर अदालत के इस फैसले के बाद वे सजायाफ्ता कैदी बन गए थे। 2 सितंबर 2021 को सजा सुनने के बाद उन दोनों को देहरादून जेल ले जाया गया। अपने प्रेमी सिपाही के साथ मिलकर अपने शिक्षक पति की हत्या करने वाली शिक्षिका स्नेहलता की कहानी इस प्रकार है। वर्ष 1999 में स्नेहलता की पहली मुलाकात अमित पार्ले निवासी कावली रोड देहरादून से हुई थी। उस वक्त अमित डीएवी कॉलेज से बीए कर रहा था, जबकि स्नेहलता डीबीएस पीजी कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पढ़ाई के दौरान दोनों में काफी घनिष्ठता बढ़ गई थी।
वर्ष 2000 में अमित भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में भर्ती हो गया था, जबकि स्नेहलता आगे की पढ़ाई करती रही। कुछ समय बाद अमित पार्ले ने ITBP से इस्तीफा दे दिया था और उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होकर हरिद्वार आ गया। पढ़ाई के बाद स्नेहलता की बतौर शिक्षक नौकरी लग गई थी तथा उसकी शादी शिक्षक किशोर चौहान के साथ हो गई थी। उस वक्त स्नेहलता राजकीय इंटर कॉलेज शिवाली घाट ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में तैनात थी तथा किशोर चौहान GIC सजवाण कांडा देवप्रयाग में तैनात थे। इसके बाद स्नेहलता 2 बच्चों की मां बन गई थी। अमित पार्ले से स्नेहलता की अक्सर बातें होती रहती थीं। वर्ष 2004 में अमित पार्ले की भी शादी हो गई थी तथा वर्तमान में वह 2 बेटियों व 1 बेटे का बाप है। इसके बाद स्नेहलता व अमित पार्ले का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अक्सर अमित पार्ले जब स्नेहलता से मिलने आता था तो वह किशोर चौहान से भी मिलता था। जब किशोर चौहान को स्नेहलता व अमित पार्ले के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। जब स्नेहलता किशोर चौहान के समझाने पर भी नहीं मानी तो परेशान होकर किशोर चौहान डिप्रेशन में रहने लगे थे और शराब को ही उन्होंने अपना सहारा बना लिया था। 15 जून 2018 को घटना वाले दिन स्नेहलता खुद कार चलाकर अपने पति को रिंग रोड पर लेकर पहुंची थी। बाद में अगले दिन सुबह किशोर चौहान कार में मृत मिले थे। किशोर चौहान के भाई आनंद चौहान ने किशोर की मौत का मुकदमा थाना रायपुर में दर्ज कराया था और उनकी मौत का शक उनकी पत्नी स्नेहलता व उसके प्रेमी सिपाही अमित पार्ले पर जताया था। मामले की जांच थानेदार मनोज रावत तथा कोतवाल हेमेंद्र नेगी द्वारा की गई थी। इस दौरान पुलिस ने स्नेहलता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी। किशोर चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना तथा शरीर पर लगी चोटें बताया गया था। इसके बाद किशोर चौहान की मौत के मामले में SOG टीम के प्रभारी PD भट्ट को लगाया गया था। PD भट्ट ने जब स्नेहलता के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उन्हें किशोर चौहान की मौत से 2 दिन पहले आई एक कॉल पर संदेह हुआ था। जब उन्होंने कॉल करने वाले की लोकेशन निकाली तो उन्हें जानकारी हुई कि यह कॉल हरिद्वार के कुशल कुमार ड्राइवर द्वारा की गई थी। इसके बाद जब PD भट्ट हरिद्वार जाकर कुशल कुमार ड्राइवर से मिले तो उसने भट्ट को यह जानकारी दी कि यह मोबाइल मेरे नाम से अवश्य है, मगर इस मोबाइल को सिपाही अमित पार्ले द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद भट्ट ने सिपाही अमित पार्ले को रोशनाबाद हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था और उसे लेकर देहरादून SOG कार्यालय आ गए थे। यहाँ पर भट्ट व SOG सिपाही आशीष शर्मा ने किशोर चौहान की मौत के मामले में अमित पार्ले से पूछताछ की थी। पहले तो अमित पार्ले ने पूछताछ के दौरान श्री भट्ट को गच्चा देने का प्रयास किया था, मगर जब भट्ट ने अमित से तारीखों के अनुसार तथा उसकी लोकेशन के अनुसार पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पुलिस के सामने किशोर चौहान की मौत का सच उगल दिया। अमित पार्ले ने पुलिस को बताया कि वह 8 जून 2018 को देहरादून की त्यागी रोड स्थित एक होटल में स्नेहलता के साथ आकर ठहरा था। होटल में हम दोनों ने किशोर चौहान की हत्या की साजिश रची थी। घटना वाले दिन यानी 15 जून 2018 को वह अपने दोनों मोबाइल फोन हरिद्वार स्थित घर पर छोड़कर गया था, जिससे उसकी लोकेशन देहरादून की न मिल सके। घटना वाले दिन जब स्नेहलता रात को कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी तो अपने पति को कार सहित उसके हवाले कर गई थी। इसके बाद उसने किशोर पर हमला करके तथा उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। किशोर का मोबाइल भी उसने पास की झाड़ियों में फेंक दिया था। स्नेहलता व खुद के बचाव के लिए वह अपने फोन से स्नेहलता के फोन पर कम बात करता था तथा कुशल कुमार ड्राइवर के नाम से खरीदे गए सिम से ही बात करता था, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन न जान सके। अमित ने हरिद्वार के मोबाइल दुकान संचालक मनीष से कुशल कुमार ड्राइवर की आईडी पर सिम खरीदा था। दुकान संचालक को अमित ने यह बताया था कि वह अपनी पत्नी के लिए सिम खरीद रहा है।
उस सिम का प्रयोग उसने स्नेहलता से बातचीत के लिए ही किया था। इसके बाद पुलिस ने अमित पार्ले के बयान दर्ज कर लिए थे तथा उसी दिन शाम को रायपुर पुलिस ने स्नेहलता को भी किशोर चौहान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। स्नेहलता ने अपने बयानों में भी अमित पार्ले के बयानों का ही समर्थन किया था। 25 जून 2018 को एसटीएफ की प्रभारी एसएसपी रिद्धिम अग्रवाल ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान स्नेहलता व अमित पार्ले को मीडिया के सामने पेश किया और किशोर चौहान हत्याकांड का खुलासा किया था। रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि जब अमित पार्ले व स्नेहलता का प्यार परवान चढ़ रहा था तो स्नेहलता ने शिक्षा विभाग से 2 साल की छुट्टी बिना वेतन ले ली थी, जिससे वह अमित पार्ले के साथ रह सके। न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से अमित पार्ले व स्नेहलता देहरादून जेल में बंद थे। इसके अलावा दोनों की ओर से न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दी गई है। स्नेहलता को सजा सुनाए जाने के बाद अपर निदेशक शिक्षा विभाग महाबीर सिंह बिष्ट ने 21 जनवरी 2022 को शिक्षिका स्नेहलता को बर्खास्त करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी है।